Assalamu alaikum students. Hopefully आप सब ठीक होंगे. Today I'm starting a new topic, new chapter, that is project cash flows. As we have discussed many topics of project evaluation, feasibility and development, but इस chapter की भी उतनी ही वर्ड उतनी ही इम्पोर्टेंस है जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स हम प्रीवियस लेक्चर्स कवर कर चुके हैं. बेसिकली इस चैप्टर का जो आपको पार्टीशन मैंने किया है, जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है एंड द सेकंड वन पार्ट इज न्यूमेरिकल बेस्ड बिकॉज दिस चैप्टर इज टू मच वास्ट. तो मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे इस चैप्टर को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा इनटू टू टर्म्स. तो उसके लिए मुझे ये ठीक लगा कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस टू यू पीपल about theory based things, and then I will discuss the numerical based things. Okay, what is project cash flows? Basically कैश फ्लोज क्या होता है आपके पास, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ये चीज़, फाइनेंस में भी पढ़ा होगा कि बेसिकली कैश फ्लोज आपके पास डिपेंड करते हैं दो फ्लोज पर. एक कैश इनफ्लो होता है और दूसरा कैश आउटफ्लो होता है. कैश इनफ्लो इज समथिंग इज दैट कि आपको कहीं से कोई अमाउंट, कुछ मनी या कुछ प्रॉफिट या कोई रेवेन्यू रिसीव हो रहा, तो दैट इज योर कैश इनफ्लो बिकॉज दिस वैल्यू, दिस अमाउंट, दिस फ्लो इज कम इनटू योर पॉकेट. ठीक है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैश आउटफ्लो, तो कैश आउटफ्लो क्या होता है, जो आपके पास से जा रहा होता है. इफ यू वांट टू परचेज समथिंग for your consumption, for your investment, for any purpose, so it means your cash is going to be outflow, not inflow. तुम्हारे पास से कैश जाएगा तो दैट इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो. तो प्रोजेक्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं कैश फ्लोज की, तो हेयर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द टू फैक्टर्स, दैट इज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो यू शुड नीड सम काइंड ऑफ अमाउंट फॉर द सेक ऑफ कैश आउटफ्लो. आपको कुछ अमाउंट चाहिए होती है ताकि आप उसको कैश आउटफ्लो कर सकें, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करें. Once you are doing investment, it means you are doing cash outflow in your pocket. But after the investment, you are producing something, and after selling this particular product, you are receiving some amount that is called cash inflow. बिल्कुल इसी तरह आप इन्वेस्टमेंट की तरह आप प्रोजेक्ट में भी जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो इनिशियल स्टेज में यू हैव टू पे ऑफ कैश एंड आफ्टर दैट आप जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे होते ओवर द टाइम. इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट कि वो प्रोजेक्ट कितने ईयर्स का है और कितने ईयर्स तक आपको कैश फेस करना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो, और फिर उसके बाद कितने ईयर्स से आप कैश इनफ्लोज रिसीव कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट. जैसे हर पर्सन की, हर बिजनेस की, हर इन्वेस्टमेंट की जो आपके पास रोल होता है वो वेरी करता है, उसी तरह प्रोजेक्ट का रोल भी वेरी करता है. Now come to the slide that project cash flows. First of all, you have to know what is the actually project cash flows. Now, introduction. It is an accounting term that refers to the amount of cash being received and spent by a business during a defined period or of time, sometimes tied to a specific project. बेसिकली जो आपके पास कैश फ्लोज होते हैं वो एक तरह की अकाउंटिंग टर्म है जो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा. दैट इज द टर्म कि आपके पास कोई अमाउंट है इन टर्म ऑफ कैश, इन टर्म ऑफ मनी, जिसको आप रिसीव कर रहे हो और उसमें से रिसीव के साथ साथ आप कुछ ना कुछ स्पेंडिंग कर रहे हो एक डिफाइंड टाइम पीरियड पे, यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड पे. एक जो आपने अपना टाइम बेस्ड टाइम पीरियड बनाया हुआ था कि इस अरसे में जो है वो मुझे अपना जो है वो टाइम पीरियड कंप्लीशन करना है. ठीक है, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. तो उस अरसे में जो भी आपको रिसीव हुई और जो कुछ आपने स्पेंड किया, दैट इज कॉल्ड योर कैश फ्लोज. Cash flows projection. The projection of income and expenses during the life of a project can be developed from several time scheduling aids used by the contractor. आपके पास जो प्रोजेक्शन होती है, वही हम ये नहीं कह रहे कि आपने एक ही जो है वो जस्ट वन टाइम यू हैव मेड द होल कैश फ्लो सिनेरियो एंड उसी पे आपके रिलाई करेगा. नो, इट्स नॉट कंपलसरी. बाज़ औक़ात कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी होता है बट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग कि इतना आपका कैश आउटफ्लो होगा, कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, कभी उससे कम भी हो जाता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, कभी आपके पास जो इनकम है उस प्रोजेक्ट से मिलने वाली वो आपको कभी ज़्यादा भी आपकी एक्सपेक्टेशन से मिल जाती है, कभी आपको लेस भी मिल रही होती है.
तो हम ये कह रहे हैं कि जब आप प्रोजेक्ट के लिए कैश फ्लोज प्लॉट करते हैं तो वो जो भी पर्सन, जो भी अथेंटिक पर्सन जो है उसकी कैलकुलेशन करता है तो फिर सेवरल टाइम्स स्केजुलिंग करनी पड़ जाती है कभी कभी। बट बेस्ट प्रोजेक्ट वही होता है जिस पर आपने रिलाई किया और उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। बट दैट इज़ वेरी रेयर केस बिकॉज इट्स नॉट कंपलसरी कि आपके पास जो है आप जितनी आपने एक्सपेक्टेशन की है अपने एक्सपेंसेस की, यू वेयर एट द सेम अमाउंट एट द सेम कॉस्ट एट द सेम टाइम। इट्स नॉट कंपलसरी। कभी आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग जाता है, कभी आपके एक्सपेंसेस एक्सटेंड हो जाते हैं, कभी आपका रेवेन्यू जनरेशन में फ्लक्चुएशन आ जाती है एंड सो फोर्थ। होपफुली कि आपको कैश फ्लोज का सिनेरियो समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये जो कैश फ्लो है अकाउंटिंग टर्म है और बेसिकली इसका जो मोटिव है वो आपको ये चेक करना है कि हाउ मच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड हाउ मच यू हैव टू पे ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट। कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लोज, आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द कैश फ्लोज जो आपकी प्रशांत चंद्रा की बुक में भी अवेलेबल हैं। तो डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट कि ये कंपोनेंट्स हम कहाँ से कवर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो है जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपके पास पूरा चार्ट स्केड्यूल लिखा है, फ्लो चार्ट्स को हम कह रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके प्रशांत चंद्रा की बुक में भी अवेलेबल है। तो गो थ्रू दिस बुक। लेकिन पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूँ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लोज स्टेटमेंट। ऑपरेशन, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो आपके पास ऑपरेशन है। कैश ऑपरेशन क्या होता है, इसमें भी आपके पास कैश फ्लोज होते हैं, यानी इनफ्लो भी हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है। व्हाट इज इनफ्लो? इनफ्लो इज दैट कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप कैश रिसीव कर रहे हो, जो भी गुड्स या सर्विसेज आप सेल कर रहे हो उससे कैश रिसीव कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास क्या आ रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है। उससे माइनस कर देंगे आप, यू हैव सीन कि यहाँ पर माइनस की साइन है, दिस टर्म इज माइनस साइन, यस। एंड देन कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने ऑपरेटिंग के दौरान यानी इनको बनाने के दौरान फेस किए थे तो वो आपके पास ऑपरेशन कैश आउटफ्लो है। यानी ये वो अमाउंट है जो आपके पास से जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस इज द अमाउंट विच यू आर रिसीविंग आफ्टर सेलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपके पास जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आएगा वो आपके पास इन टर्म ऑफ नेगेटिव भी हो सकता है और इन टर्म ऑफ पॉजिटिव भी हो सकता है। ये भी कि आपने रिसीव कम किया हो और आपका ऑपरेशन पेड आपने ज़्यादा किया हो, so it means you are getting lost. It means you don't want to, you can't survive this project. You have to forgo this project. ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रिसीव ज़्यादा है और आपका जो ऑपरेटिंग पेड है वो कम है, इट मीन्स कि आपके पास यहाँ जो इक्वल टू के बाद आंसर आ रहा होगा वो पॉजिटिव में आ रहा होगा। तो दैट विल बी गुड, दैट विल बी द गुड सिनेरियो फॉर यू। इट मीन्स यू कैन बेयर अप द कॉस्ट एंड after bearing this cost you are receiving something, some amount as well। तो ये हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास रिसीव ज़्यादा हो और पेमेंट कम हो तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज क्या होता है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो आप कैश रिसीव करते हो आफ्टर सेलिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म एसेट में जो आप इन्वेस्टमेंट करके उसको बनाते हो और फिर उसकी सेलिंग करते हो और जब वो आफ्टर सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप कैश रिसीव करते हो तो दैट इज योर कैश इनफ्लो। बट उस प्रोडक्ट को, उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, उस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो भी आपके पास जो आपने कैश पेमेंट की हुई होती है दैट इज योर आउटफ्लो, ठीक है। So receive is something which is the part of inflow and paid is something which is the part of outflow. So inflow से minus कर देंगे outflow, so what will you receive? You will receive cash flows from investing that can be positive or can be negative. Okay, once it is in positive, it means you are getting profit. But अगर आप इसमें से जो है वो नेगेटिव वैल्यूज अर्न कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर गेटिंग लॉस, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो आपका किन किन तरीकों से आपके पास रिसीवेंस हो सकती है और पेमेंट्स हो सकती है। Then we are talking about the financing cash flow. कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ डेट एंड कैपिटल स्टॉक्स। आप अगर अपनी फाइनेंसिंग के लिए, अपने बिजनेस के फाइनेंसिंग के लिए जो है वो डिफरेंट कैपिटल स्टॉक शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करते हैं, तो अगर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कुछ भी आप इशू करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई अमाउंट रिसीव होती है। जो भी पर्सन आपके शेयर्स परचेज कर ले या कोई भी पर्सन आपके सर्टिफिकेट्स बॉन्ड्स वगैरह ये सब परचेज कर ले
तो यू हैव रिसीव सम अमाउंट एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज योर कैश इनफ्लो, यानी आपके पास वो कैश आ रहा है। अब वो कैश आ तो रहा है, लेकिन क्या है, बाद में आपको उसको पे ऑफ भी करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ व्हाट, डिविडेंड्स। आपने डिविडेंड्स का नाम पढ़ा होगा कि जब भी शेयर्स मार्केट के अंदर एज अ शेयर होल्डर मैंने इन्वेस्टमेंट किए तो किसी कंपनी के अंदर, उस कंपनी ने क्यों शेयर्स इशू किए थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो वहाँ से रिसीव करके फर्दर प्रोडक्शन में लगा सके। जब उसने फर्दर प्रोडक्शन किया और उसको प्रॉफिट भी ह्यूज गेन हुआ, तो इससे क्या होगा, शेयर्स मार्केट में उस कंपनी के ना सिर्फ शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, बल्कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी प्रॉफिट का कुछ मार्जिन अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब है वो उसके पास से, इन्वेस्टर्स के पास से या बिजनेसमैन के पास से या प्रोजेक्ट ओनर के पास से वो आउटफ्लो हो रहा होता है। द कैश पेड फॉर डिविडेंड्स एंड रीपे डेट, यानी अगर कोई उसने लोन वगैरह लिया है तो उसकी पेमेंट कर देनी है। और टू बाय ट्रेजरी स्टॉक, अगर किसी ने उसके ट्रेजरी स्टॉक्स यानी बॉन्ड या सर्टिफिकेशन परचेज किए हैं तो उसके भी उसने पेमेंट बाद में करनी होती है। और ये जो केस होता है, ये कभी आपके पास जो होता है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। हमने कहा कि ये तमाम के तमाम जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास चार्ट्स बने हुए, दैट इज कॉल्ड कैश इनफ्लोज, ठीक है। और जो आपके पास राइट हैंड साइड पर है तमाम चार्ट्स, वो आपके पास क्या है, कैश आउटफ्लो। जब भी कैश इनफ्लो से कैश आउटफ्लो माइनस होगा तो यू विल रिसीव नेट चेंज इन द कैश फॉर द, और वो नेट चेंज आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेट चेंज आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, इन तमाम वैल्यूज को क्या करने के बाद, ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। वो डिपेंड करता है, अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब पहली वाली वैल्यू से माइनस होगी, अगर पॉजिटिव में ये वैल्यू आ रही है तो पहली वाली वैल्यू से प्लस होगी। देन इसी तरह आपके पास ये अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इन दोनों वैल्यू से माइनस होगा, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब इन दोनों से ऐड अप होगा, ठीक है। अब देन आपके पास नेट चेंज आ जाता है। अगर तो आपके पास पॉजिटिव में वैल्यूज आ रही हैं, आपका जो भी कैश फ्लो है वो इन टर्म ऑफ पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो इट मीन्स कि वो प्रोजेक्ट आपका बेनिफिशियल नहीं है, इट मीन्स आपका कैश आउटफ्लो ज़्यादा है और आपका कैश इनफ्लो लेस है। देन टाइम हॉरिजन फॉर एनालिसिस, यानी हर, आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाए, कभी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, कभी किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी टाइम लिमिट्स देखनी होती है। मतलब आपने जो मशीनरी ली है उसकी टाइम लिमिट्स क्या है, वो कब तक आपका साथ दे सकती है, या आपने जो बिल्डिंग परचेज की है उस बिल्डिंग के अंदर मजबूती कितनी है, वो कब तक आपका साथ दे सकती है, या कोई आपने टेक्नोलॉजी परचेज की है तो वो टेक्नोलॉजी आपका कब तक साथ देगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उसके लिए टाइम हॉरिजन्स होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर मैं कोई प्रोजेक्ट की भी बात करूँ ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस प्रोजेक्ट को इतने अरसे में कंप्लीट कर देना है। अगर उसको आप कोई टाइम लिमिट्स नहीं देंगे तो वो प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, वो सिर्फ जो है वो सिर्फ इबरत का मंजर बेचारा बना रहेगा और वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो दैट्स वाई हमारे पास टाइम हॉरिजन बेसिकली एक बहुत पावरफुल और बहुत इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, कि अगर मैं कोई मशीनरी यूज़ कर रही हूँ, या मैं कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, या मैं कोई बिल्डिंग यूज़ कर रही हूँ, या इसके साथ साथ मैं अगर कोई प्रोजेक्ट में इन तमाम चीज़ें यूज़ भी कर रही हूँ, तो उस प्रोजेक्ट की क्या टाइम लिमिट्स है। तो ये टाइम लिमिट्स का जो होना होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस अगर आप टाइम लिमिट्स नहीं देंगे तो यू हैव टू सर्वाइव अलॉट, ठीक है। जैसे हमारे पास अब पाकिस्तान में देखिए, जो ग्रीन बस आपके पास टर्मिनल बन रहा था, ये प्रोजेक्ट था हमारी गवर्नमेंट का, पिछली गवर्नमेंट का। नेक्स्ट उन्होंने टाइम लिमिट दिया था कि इस अरसे में बन जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने जो टाइम लिमिट दिया था वो दूसरी गवर्नमेंट के आने के टाइम पीरियड तक का दिया था। अब हुआ क्या, जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वो काम रुकवा दिया, उन्होंने कहा ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए दूसरी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अब हुआ क्या कि अगर वो टाइम लिमिट्स कंस्ट्रेंट में चीज़ों को लेके चलते हैं, अपनी ही गवर्नमेंट में वो चीज़ कंप्लीशन करवा लेते, तो फिर हमें इतनी जो हमारी रोड डैमेजेस हैं, या हमारा जो हमें एक फैसिलिटी मिलने वाली थी वो रुक गई है, तो वो तमाम चीज़ें ना रुके और हम अपनी ज़िंदगी को बहुत स्मूथली रन कर सकते हैं। टाइम हॉरिजन इज बेसिकली playing an important role for any project, for any business, even your daily routine. Time is basically playing an important role. So let's talk about the time horizon of analysis. First of all, we will talk about the physical life of the plant. The physical life of the plant.
This refers to the period during which the plant remains in a physically usable condition. Okay? The number of years the plant would perform the function for which it has been occurred. This depends on the wear and tear which the plant is subject to. Suppliers of the plant may provide information on the physical life under normal operation conditions. While the concept of physical life may be useful for determining the depreciation charge, it is not very useful for investment decision making process. फिजिकल लाइफ ऑफ द प्लांट यानी प्लांट से यहाँ पर जो मुराद है बिल्कुल हरगिज मुराद यहाँ पर प्लांट से दरख्तों या पौधों की नहीं है। यहाँ प्लांट जो है वो मशीनरी की हम बात करें। और आपने अकाउंटिंग में बहुत मतलब बेसिक से ही चीज़ पढ़ी होगी कि हर मशीनरी की एक लाइफ टाइम होती है और हर मशीनरी ओवर द टाइम ओवर द मंथ वो डेप्रिशिएट हो रही होती है, वेयर एंड टेयर अमाउंट उसकी हो रही होती है। तो एक वक्त आता है कि हमें पता चलता है कि 10 साल बाद या 15 साल बाद इस मशीन की जो वैल्यू है वो आपके पास वो वैल्यू वर्थ नहीं रहेगी, मशीन किसी काबिल आपके पास नहीं रहती। ठीक है, तो हमने कहा कि जो मशीन की या फिजिकल प्लांट की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, कितने अरसे तक वो चल सकता है, वो आपकी डेप्रिसिएशन अमाउंट बताती है कि हर मंथ या हर ईयर जो आप उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट कलेक्ट करके अपने पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के तौर पर रख रहे हो, तो किस अरसे में जो है वो आपके पास ये मशीन ख़राब हो जाएगी और कितने अरसे में जो है वो आपके पास बेटर तौर पे आप नया जो है वो मशीनरी खरीद सकते हो। फिजिकल लाइफ ऑफ द प्लांट जो होती है मशीनरी की, वो हम बेसिकली डिटरमाइन करते हैं उसके डेप्रिसिएशन चार्जेस से। Technological life of the plant. The technological life of a plant refers to the period of time for which the present plant would not be rendered obsolete by a new plant. Technological life जो होती है किसी भी प्लांट की, वो आप मतलब आप उससे बेस कर सकते हो कि जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं होती, पुरानी टेक्नोलॉजी आपके पास जो है वो कभी भी बेकार या मुस्तरद नहीं कर सकते आप उस वक्त। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी की लाइफ उतनी ही है कि आपके पास जब नई इनोवेशन आती है तो वो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो आपके पास डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। दो कि वो आपके पास जो है एक अच्छा आउटपुट दे रही है, लेकिन आपको ये भी अंदाजा है कि इससे बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ चुकी है, अगर हम उसकी तरफ मूव करेंगे तो वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है। It's very difficult to estimate the technological life because the pace of the new development is not governed by any law. क्योंकि आपको ये पता है कि न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू प्लांट आने की वजह से आप पुराने प्लांट को अपने लिए गार्बेज समझेंगे, चाहे वो आपके लिए पहले बहुत ज़्यादा कीमती था और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दे रहा था, लेकिन जब आपके कॉम्पिटिटर के पास न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो यू विल सी कि आपको भी वो टेक्नोलॉजी की तरफ डाइवर्ट होना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल लाइफ जो होती है वो बेसिकली बेस कर रही होती है, उसकी जो ज़िंदगी होती है वो बेस कर रही होती है न्यू प्लांट पे। जैसे दूसरा प्लांट आता है वैसे ही उस टेक्नोलॉजी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें इसलिए हम इसकी कोई टाइम लिमिट इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ऑर्डर नहीं होते कि इस साल इस महीने या इस डेट को जो है वो आपकी ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। नो, it depends on the scientist कि वो कितना, it depends also on the research and development department कि वो कितनी क्विकली जो है और वो कितनी जल्दी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी को मार्केट के अंदर यूज़ करेंगे, लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जैसी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ जाती है, पहली टेक्नोलॉजी की जो लाइफ होती है वो आपके लिए ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। While it is almost certain that a new development would occur when it would occur in anybody's guess, yet an estimate of technological life has to be made. तो हमने जो है हमें वैसे तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजिकल लाइफ आपके पास कब तक है और कब तक रहेगी। और लेकिन हमने जो है वो एस्टिमेशन करना है कि यार टेक्नोलॉजी जो है या न्यू टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं या इनोवेशंस हैं वो बहुत तेज़ी से इंट्रोड्यूस हो रही है मार्केट के अंदर। तो इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ हमारे पास नई टेक्नोलॉजी की कोई एक ऐसी वैरायटी आ जाएगी जो इससे बहुत ज़्यादा बेटर हो। तो पीपल जो है वो आप किसी से भी कोई भी अगर एक सेल फ़ोन की भी हम बात कर लेते हैं ना, तो हर कोई बोलता है यार इसका जो है एक एडवांस वर्ज़न आ जाएगा, 1-2 महीने में आ जाएगा। सही है? तो ये हमारी एस्टिमेशन होती है कि भई 2 महीने पहले जो मैंने एक सेल फ़ोन खरीदा था उसका एडवांस वर्ज़न 2 महीने बाद आ गया है, तो अब उसका भी एडवांस वर्ज़न अब 2-3 महीने बाद अगेन आ जाएगा। ठीक है? तो हमने एस्टिमेशन बेसिस पे तो रखनी होती है, लेकिन हमने टाइम लिमिट, एक्चुअल टाइम लिमिट हमें नहीं पता होती। प्रोडक्ट मार्केट लाइफ ऑफ द प्लांट।
प्लांट में बी फिजिकली यूजेबल, आपको पता है कि मशीनरी जो है वो एक फिजिकली यूजेबल चीज़ है। इट्स टेक्नोलॉजी में नॉट बी ऑब्सोलेट, ठीक है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आप कभी भी उसको मुस्तरद नहीं करेंगे, बट द मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट मे डिसअपियर और श्रिंक एंड हैंस इट कंटिन्यूस मे नॉट बी जस्टिफाइड। कभी कभी आपको ये लगता है कि मार्केट की जो प्रोडक्ट्स, मार्केट में जो आप मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो, कभी कभी वो इतना मतलब शॉर्टेजेस होने लगती है। कभी आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में, बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में आपने बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिया, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। द प्रोडक्ट मार्केट लाइफ ऑफ अ प्लांट refers to the period for which the product of the plant enjoys a reasonably satisfactory market. आपके पास जो आप देखते होंगे कि कभी भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज कर रहे हो तो यू विल सी कि आपके पास उस प्रोडक्ट की बैक साइड पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है ना। तो आप भी क्या करते हो, यानी वो एक्सपायरी डेट आपको क्यों दी जा रही होती है कि उससे पहले पहले तक वो प्रोडक्ट एक पर्सन के लिए सेटिस्फैक्ट्री, मार्केट से जो प्रोडक्ट उससे परचेज किया वो सेटिस्फैक्ट्री है, अदरवाइज ही हैज़ टू फेस some you can say cons of that particular product। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो ये प्रोडक्ट होती है इनकी जो मार्केट लाइफ होती है वो आपको उस वक्त तक दी होती है जब तक वो आपको सेटिस्फाई कर सके, अदरवाइज अगर जब वो आपके अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल जाते हैं तो वो आपकी एक्सपायरी डेट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग horizon of the firm, time period for which a firm wishes to look ahead for the purpose of investment analysis may be referred to as its investment planning horizon. It's naturally tend to vary with the complexity and size of the investment. For small investment, it may be 5 years. For medium investment size, it may be 10 years. And for the large investment size, it may be 15 years. ठीक है, तो हर इन्वेस्टमेंट का जो हर एक फर्म है उस पर डिपेंड करता है बिजनेस में कि आप अपना बिजनेस जो है वो किस हिसाब का बना रहे हो, उसके उस पर्पस पे डिपेंड करता है कि अब आपको टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा उस बिजनेस को, उस इन्वेस्टमेंट को सेटल डाउन करने के लिए और कितना अर्से तक यू हैव टू बेयर सम कॉस्ट। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप स्मॉल टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पास मे बी 5 ईयर्स और लेस देन 5 ईयर्स लग सकता है। मीडियम टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए यू नीड 10 ईयर्स, ठीक है, आपको 10 साल तक के लिए एक प्लान की ज़रूरत होगी, ठीक है। और अगर आप लार्ज सेटिंग पर जा रहे हो, लार्ज साइज पर जा रहे हो तो यू नीड अ ह्यूज टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू नीड मतलब आपको ऐसा कैपिटल चाहिए होगा जिसकी लाइफ टाइम भी लॉन्ग टर्म हो, आपके ऐसे लेबर चाहिए होंगे जो कि एफिशिएंटली आपके पास वर्क आउट कर सकें, जब आप उनको अपना काम सिखाएं तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास आपका साथ दें। इसके अलावा आपको लैंड भी ऐसा लेना होगा जिसमें जिसमें जो है वो स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़्यादा हो और वो बेटर तौर पे आपको आउटकम दे सके। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फर्म। तो टाइम पीरियड के अंदर आपने जो है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन से टाइम पीरियड चाहिए होते हैं। तो याद रखिए जब आपको स्मॉल फर्म के लिए बात कर रहे हो तो इसका मतलब 5 साल या उसके अंदर अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम्प्लीट हो जाएगी। अगर मीडियम टर्म की बात करें तो इसका मतलब है 10 ईयर्स या उसके अंदर अंदर, यानी मोर देन 5 ईयर्स बट लेस देन 10 ईयर्स और मे बी इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। लेकिन जो लार्ज साइज होती है उसमें मोर देन 10 ईयर्स आपके पास टाइम पीरियड लग जाता है उस 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 इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को बियर करने के लिए, ठीक है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट को लगाने के लिए, उस बिजनेस को लगाने के लिए नहीं, उस कॉस्ट को कवर, उस बिजनेस की जो कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए आपको इतना अर्सा लग सकता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कैश फ्लोज एस्टिमेशन, सबसे पहले आपके पास सेपरेशन प्रिंसिपल है, देन इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल है, देन यू टॉक अबाउट द पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। नाउ द सेपरेशन प्रिंसिपल, ये जो तमाम प्रिंसिपल्स हैं ये कैश फ्लो, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। यू हैव टू लर्न अबाउट दिस प्रिंसिपल बाय हार्ट। The separation principle is used to bring out the project cash flows of a particular project। जो separation principle होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का मतलब आपकी जो भी कैश फ्लोज आ रहा होता है उसमें से निकाल देते हैं आप, मतलब इन फ्लो से आउटफ्लो सेपरेट कर देते हैं। It is an important part of capital budgeting. Before starting a new project, it is very important to estimate properly the inflow and outflow of that project।
There are several methods that are used to bring out this exact figure of the project cash flows, and separation principle is one of those methods. जैसे मैंने आपको स्टार्ट अभी बताया कि सेपरेशन प्रिंसिपल क्या होता है कि आपके पास जो भी प्रोजेक्ट के अंदर कैश फ्लोस हो रहे होते हैं, आइदर इनफ्लो और आउटफ्लो, आपने क्या करना है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर लेंगे, उसके इनफ्लोस और आउटफ्लोस को चेक कर लेना। ठीक है, बहुत से ऐसे मेथड हैं जिससे आपको एग्जैक्ट फिगर भी जो है वो आपको कैश फ्लो से पता चल जाती है, या एग्जैक्ट ना सही तो आगे पीछे ही टर्म्स जो आपको पता चल जाती हैं कि बेसिकली आपको इन फ्यूचर इनफ्लो आएगा ज़्यादा या आउटफ्लो आएगा। तो उनमें से एक मेथड जो है जो आप मेजर करते हो दैट इज कॉल्ड सेपरेशन प्रिंसिपल मेथड। इसका जो फॉर्मूला है दैट दिस वन इज द फॉर्मूला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो भी प्रॉफिट है आप बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, और फिर आपने सबसे पहले इन दोनों को प्लस करके ब्रैकेट सॉल्व करना है। देन दिस टर्म वन माइनस टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट है आपने वो पे ऑफ करना है। ठीक है, ये रेट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली दिस दिस शुड बी इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो ये आपके पास परसेंटेज में गिवन होगा, तो उससे आप माइनस कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाई वट एवर द वैल्यू यू विल गेट, दैट इज द सेपरेशन प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, तो आपने पहले ये ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करना है एंड देन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। Then incremental principle. The incremental principle is used to measure the profit potential of a project. According to this theory, a project is sound if it increases total profit more than total cost. ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा साउंड उस वक्त होगा अगर आपका प्रोजेक्ट के से आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है और आपको कॉस्ट कम बेयर करनी होती है। तो इंक्रीमेंटल, द वर्ड इंक्रीमेंटल मीन्स इंक्रीज। व्हाट इंक्रीज? बेसिकली योर प्रॉफिट, योर पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट शुड बी इंक्रीज। तो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल आपके पास ये होता है कि वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा साउंड होगा, वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा जिस प्रोजेक्ट में आपका टोटल प्रॉफिट ग्रेटर हुआ आपकी टोटल कॉस्ट। And how can you measure? We can easily measure by this formula. Project cash flows for the year T. Cash flows for the A firm with the project for a period. यानी अगर आफ्टर सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी कैश फ्लोस उसके पास आया, ठीक है, यानी कैश इनफ्लो माइनस कैश फ्लो फॉर द फर्म विदाउट द प्रोजेक्ट, जब उसके पास वो प्रोजेक्ट नहीं था तो उसके पास मतलब वी कैन से दैट आउटफ्लो ऑफ द कैश फ्लोज। तो आपके पास इनफ्लो से जब आप माइनस कर देंगे आउटफ्लो वट एवर द वैल्यू, इफ द टर्म इज इन पॉजिटिव इट मीन्स योर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट, इट मीन्स योर कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन योर आउटफ्लो, दैट इज योर इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। Consistency principle. RT principle is one of the four major principles that are used for estimating the project cash flows. According to the principle, consistency in the cash flow is very necessary. कंसिस्टेंसी से मुराद मेरी ये है कि आपके पास जो भी इनफ्लो आ रहा है या जो भी आपके पास आउटफ्लो आप मेजर कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपने क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी इनकंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। लेट सपोज यू आर स्पेंडिंग सम अमाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 10 लाख रुपये, ठीक, बट आपने एस्टिमेशन ये किया था कि आफ्टर स्पेंडिंग 10 लाख रुपीज़ फर्स्ट ईयर आई विल गेट 2 लाख रुपीज़ इनफ्लो यानी पॉजिटिव टर्म में, इसके बाद सेकेंड ईयर आई विल रिसीव 6 लाख रुपीज़, थर्ड ईयर आई विल रिसीव 12 लाख रुपीज़ और फोर्थ ईयर आई विल रिसीव 20 लाख रुपीज़। तो ये आपका जो वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर कैश फ्लो दैट शुड बी कंसिस्टेंट टर्म। इसके आगे पीछे टर्म्स तो होनी चाहिए लेकिन उसके बहुत ज़्यादा आपके पास गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यानी जिसको डिस्काउंट रेट कहते हैं, जो आपके लिए कॉस्ट होती है, दैट शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, वो आपके पास उसका कंसिस्टेंट होना लाजमी है। अगर उसमें फ्लक्चुएशंस आ गई तो इट मीन्स कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी आपके यू हैव टू फेस अ ह्यूज like distance, you have to face a huge gap, which is inconsistent behavior for the economy. There are two important factors that are related to the consistency principle. These two are the investor group and the inflation. तो हमने ये कहा कि कंसिस्टेंसी को आप किस तरीके से बरकरार रख सकते हो, अगर आपका इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी में है, ठीक है, एकदम से बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही, वो भी कंसिस्टेंट वे में ही है। इसके अलावा आपके इन्वेस्टर ग्रुप्स का जो बिहेवियर है
ये नहीं है कि उन्होंने प्राइस लो करके तमाम के तमाम मार्केट्स उन्होंने कैप्चर कर ली, नो। ठीक है, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, जो वो प्रॉमिस करते हैं वो वही पूरा करते हैं। तो इट मीन्स कि आपकी मार्केट में आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी कोई इनकंसिस्टेंसी बिहेवियर नहीं आ सकता। Then post-tax principle. Post-tax principle is one of the basic principle of cash flows estimation. This is used to bring out the project cash flows with accuracy. After-tax calculations are suggested by the post-tax principle for the project cash flows. There are some businesses that generally neglect the payment of tax while measuring the cash flows of the project. Next, these businesses try to cover the fault by using the discount rate. पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास होता क्या है, होता ये है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि अपने मतलब टैक्सेस को पे ऑफ करना ही नहीं चाहती। ठीक है, वही कहती है कि हमारा प्रॉफिट इतना अर्न नहीं हुआ, वो अपने प्रॉफिट्स को हाइड कर लेती हैं, या कभी वो इंटरेस्ट पेमेंट को इतना ज़्यादा हाई दिखा देती हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि हमें इतना ज़्यादा कॉस्ट पे ऑफ करनी पड़ी है, जिस वजह से हम टैक्सेस को पे ऑफ नहीं कर रहे। लेकिन पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल जो होती है वो आपको बताती है कि हर प्रोजेक्ट में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और प्रोजेक्ट आपका रन अप में है, रनिंग में है, तो यू हैव टू पे ऑफ सम टैक्स अमाउंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में से जो भी आपका प्रोजेक्ट की अमाउंट है उसमें से आपने कुछ ना कुछ टैक्सेस पेमेंट करनी है। तो जो भी कैश फ्लोज आपके पास इनफ्लोज में से माइनस होगा आउटफ्लोज, और फिर उसके साथ साथ आपने टैक्सेस की जो वैल्यू है उसको भी डिडक्ट कर देना है। देन द रिमेनिंग वैल्यू विच इज़ योर एक्चुअल वैल्यू विच वी कॉल एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, जो इनफ्लो में से माइनस हुआ आपके आउटफ्लो, दैट इज़ नॉट योर प्रॉफिट। जो आपके पास इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस हुआ, दैट इज़ नॉट योर एक्चुअल प्रॉफिट। इनफ्लो में से माइनस करने के बाद आउटफ्लो, आपने जो है वो टैक्स की वैल्यूज को भी क्या करना है, माइनस कर देना है। देन यू विल रिसीव द पर्टिकुलर अमाउंट दैट इज योर actual amount of the profit. I think that's all for today. Inshallah, in the next class, I will discuss the next portion, the next slides. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।